चलिए, तो उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। अभी तक हमने इलेक्ट्रोस्टैट और मैग्नेटिज्म के बारे में बात की थी, ठीक ना। अब अपन नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक। EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक। चलिए, देखो EMI भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों है? क्योंकि बहुत सारे सवाल यहाँ से आते रहते हैं। कैसे सवाल आते हैं? EMI में 4 टॉपिक बहुत प्रोमिनेंट है। पहला, फैराडेज लॉ, और साथ में मैग्नेटिक फ्लक्स। लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स जनरली बहुत रेयर है, बट का यूज बहुत करना है। फैराडे के बाद लेंज लॉ पढ़ना है, और लेंज लॉ के बाद सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, मोशनल EMF, पीरियोडिक EMF, ट्रांसफॉर्मर। इतने टॉपिक इस चैप्टर में। सवाल कहाँ कहाँ से? फैराडेज लॉ, लेंज, सेल्फ, म्यूचुअल। ये 4 टॉपिक हैं जो मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस इस चैप्टर के दे देते हैं। जैसे इस साल लेंज से माफ करना, सेल्फ इंडक्टेंस का सवाल था सर्किट का। वही सवाल पहले भी पूछा गया, तो उसी सवाल को हमने रिपीट किया। तो एक जगह नहीं है, बहुत जगह आप देखोगे तो वो सवाल पूछेगा। तो ये मेन टॉपिक्स। कभी कभी बहुत पहले देखा गया कि इमोशनल EMF के भी सवाल आते हैं, है ना। लेकिन पीरियोडिक और ट्रांसफार्मर्स जल्दी नहीं आते। तो ये इसका पूरा स्ट्रक्चर हो गया कि आपको क्या क्या पढ़ना है। अब एक एक टॉपिक लेते हैं और पढ़ते हैं, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। तो आप ये नोट डाउन भी कर सकते हो कि किस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक आपको कंज्यूम करना है। इससे क्या होता है यार, प्रिपरेशन अच्छी होती है, बेसिक्स ज़्यादा क्लियर रहते हैं, और पता होता है कि नीट किस तरह से डिवीजन देता है क्वेश्चंस की, कहाँ से ज़्यादा सवाल आते हैं, कहाँ से कम सवाल आते हैं, है ना। चलो, अब बात करते हैं सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स, रिप्रेजेंटेड बाई फाई। क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स? आप कहोगे फाई बराबर B.A, ठीक है, जहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालना हो, BA cos थीटा, दिस इज कॉल्ड फाई। जहाँ पे B क्या है, हम सबको पता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। A क्या है? A एरिया है सरफेस का। थीटा एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड B वेक्टर। देखो, फ्लक्स कभी भी निकालना हो तो फ्लक्स निकालने के लिए हम आपको कुछ बताते हैं कि आप इस सतह का, इस सरफेस का फ्लक्स बताओ। तो हर सरफेस का क्या होता है? एरिया। एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। आपसे बोले किसी सरफेस का एरिया क्या होगा, आप बोलोगे उस सरफेस के परपेंडिकुलर। जैसे देखो मेरा मोबाइल है, ठीक है ना। तो अगर मैं कहूँ कि इसका एरिया वेक्टर, आप कहोगे जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर, दिस इज ए वेक्टर। जो भी सरफेस होगा, एरिया वेक्टर हमेशा उसके परपेंडिकुलर, चाहे कोई कॉइल हो, चाहे कोई स्क्वायर लूप हो, कैसा भी सरफेस हो, हमेशा एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होता है। अब 2 एरिया वेक्टर हो सकते हैं, या तो इस सतह पर ऊपर या फिर नीचे की तरफ, ठीक है ना। आपको कौन सा लेना है? आपको सरफेस का वो एरिया वेक्टर लेना है जो बी के साथ मिनिमम एंगल बना रहा हो, ठीक है। आपको वो एरिया वेक्टर चूज करना है जो बी के साथ मिनिमम एंगल। जैसे समझाता हूँ, मान लेते हैं मेरे पास एक कॉइल है, कुछ ऐसे ही कॉइल रखी गई है, ठीक है। ये कॉइल है, ये प्लेन है कॉइल का। तो थोड़ा सा देखो EMI में इमेजिनेशन तो करना पड़ता है। कॉइल ऐसे रखी गई है, ठीक है। आधा हिस्सा कॉइल का अंदर है और आधा हिस्सा कॉइल का बाहर। तो ये वाला जो हिस्सा है ये अंदर की तरफ है, और ये वाला हिस्सा बाहर की तरफ। अब मेरे को एरिया वेक्टर क्या होगा, तो तुम कहोगे ये तो प्लेन ऑफ कॉइल हो गया, एरिया वेक्टर उसके परपेंडिकुलर होगा। तो या तो A1 होगा या तो A2 होगा।
सरफेस के परपेंडिकुलर। मैं कहूँ कौन सा तुम यूज करोगे, तो तुम बी देखो। मैं कहूँ यार बी ऐसे है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। अब तुम्हें A1 A2 में किसको यूज करना है, A1 को, जो बी के साथ मिनिमम एंगल बना रहा हो। तो मैं कहूँगा कि बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्लक्स, तुम कहोगे फाई बराबर मैग्नेटिक फील्ड इनटू बी के साथ एरिया वेक्टर का मिनिमम, क्योंकि दो एरिया वेक्टर्स होते हैं किसी सरफेस के। देखो ये सरफेस है, तो एक लेफ्ट साइड में होगा और एक राइट साइड में होगा, ठीक है ना। चलो, और कॉस कितना, कॉस थीटा, ठीक है ना। चलो, तो बस यही करना है यार कि कुछ भी हो, अगर तुम्हें फ्लक्स पूछा गया है तो तुम्हें बी मैग्नेटिक फील्ड देखनी है, एरिया वेक्टर देखना है और उनके बीच का एंगल। सवाल में एरिया वेक्टर नहीं देंगे, वो तुम्हें खुद चूज करना पड़ेगा, वो तुम्हें कभी नहीं कहेंगे कि एरिया वेक्टर है, ठीक है ना। चलिए दूसरी बात, इसकी यूनिट क्या होती है, तो तुम कहोगे टेस्ला मीटर स्क्वायर, इसी को वेबर कहते हैं, एसआई यूनिट में इसे वेबर कहते हैं, ठीक है ना। और जो सीजीएस यूनिट होती है वो मैक्सवेल होती है। एक वेबर में 10 की पावर 8 मैक्सवेल होते हैं, कभी आ जाए तो यहां से निकाल सकते हो, ठीक है ना। एक वेबर में 10 की पावर 8 मैक्सवेल। चलिए, तो अब क्लियर हो गया, ठीक है। दूसरी बात, एक बात तो ये हो गई कि एरिया वेक्टर तुम्हें कैसे लेना है। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, मान लेते हैं मेरे पास एक एरिया ऐसे है, सपोज करते हैं, ठीक है ना। मैं आपसे कह रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इतने से पास आउट कर रही है, तो पूरे में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है लूप के, एक छोटे से रीजन में है। मैंने कहा व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ द लूप, ये जो स्क्वायर लूप है उसका फ्लक्स बताओ, ए बी सी डी। अब आप कहोगे अगर मैग्नेटिक फील्ड बी है तो मैंने लिया मैग्नेटिक फील्ड बी, एरिया ऑफ द लूप इनटू कॉस कितना। अब तुम्हारे पास दो चॉइसेस हैं, या बाहर की तरफ ले लो तो बी के साथ 180, या अंदर की तरफ ले लो तो जीरो। तो 0 180 में जीरो चूज करना, एरिया वेक्टर मैंने अंदर मान लिया इन द डायरेक्शन ऑफ बी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस की है प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड, कॉस 0। बस मेरा इंटरेस्ट ए है, ए किसका लो, आप कहोगे लूप का लो, लेकिन लूप का एरिया ज्यादा है और जहां मैग्नेटिक फील्ड है वो एरिया का। तो याद रखना एरिया हमेशा इफेक्टिव होता है, ऐसा नहीं है कि लूप का है तो लूप का एरिया चाहिए। मुझे वो लूप का एरिया चाहिए जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं जितने एरिया से, मैं वही इफेक्टिव एरिया लूंगा। तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड पूरे लूप में होती तो मैं पूरा एरिया लूप का लेता, पूरे लूप में नहीं देखा, मैंने कहा छोटे से हिस्से पर उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, तो बस छोटे से एरिया को कंसिडर करूंगा, ना कि लूप के एरिया का, ठीक। दूसरी बात ये होगी कि आपको हमेशा किसी भी कॉइल का या किसी भी लूप का हमेशा इफेक्टिव एरिया चूज करना है, ठीक। तीसरी बात, तीसरी बात क्या होगी, देखिए क्या होगी। तीसरी बात होगी बी कौन सा, क्या अपने मैग्नेटिक फील्ड के कारण अपने ऊपर फ्लक्स हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। दूसरे के कारण उसका भी होता है, इसका मतलब बी क्या होना चाहिए, बी उस जगह जो तुम्हें अवेलेबल हो। इस अवेलेबल में दो है, खुद की भी चलेगी और दूसरों की भी चलेगी, खुद की भी चलेगी और दूसरों की भी चलेगी। मतलब जो बी अवेलेबल है उस जगह उसी बी को लेना है, चाहे वो खुद का हो या किसी और का। बाहर से आ रही तो बाहर वाली पकड़ लेना, खुद के कारण के कारण है तो खुद का पकड़ लेना। क्या बात क्लियर होगी। इसका मतलब तीन टर्म थे, तीनों मैंने तुम्हें समझा दिए। बी जो मिले, एरिया इफेक्टिव, थीटा ए और बी के बीच का मिनिमम एंगल। ए इफेक्टिव का मतलब लूप का हमें वो इफेक्टिव एरिया चूज करना है जहां से फील्ड लाइंस पास आउट कर रही हैं। और भाई साहब ये भी समझिए, फ्लक्स तभी होता है, फ्लक्स तभी नॉट इक्वल टू जीरो होगा जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस करती है, क्रॉस करती है मतलब आर पार जाती है, एक तरफ से एंटर करेगी दूसरी तरफ से बाहर निकलेगी। जैसे जब सोचो ये सरफेस है, फील्ड लाइंस ऐसे, तो एक तरफ से एंटर एक तरफ से एग्जिट, फील्ड लाइंस ऐसे, एक तरफ से एंटर एक तरफ से एग्जिट। तो फील्ड लाइंस जब तक क्रॉस नहीं करेंगी सरफेस को, सतह को, तब तक फ्लक्स नहीं होगा। ये तीन बातें हैं फ्लक्स के लिए। बी जो मिल जाए, एरिया इफेक्टिव लेना है, थीटा ए और बी के बीच का मिनिमम एंगल। ओके, चलो आगे बढ़ो। दूसरी बात, अगर कोई कॉइल हो,
और उस कॉइल के एंड टर्न्स, तब क्या करोगे, तब लिखोगे टोटल फ्लक्स बराबर एन बी ए कॉस थीटा। मतलब एक टर्न का फ्लक्स निकाल के, एक लूप का फ्लक्स निकाल के नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर देना। तो अगर 10 टर्न है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 टर्न का है कॉइल तो 100 से। तो जितने टर्न्स कॉइल के होंगे या लूप के, कॉइल का मतलब जो वायर तुम मोड़ रहे हो, मोड़ मोड़ करके तुम लूप बना रहे हो, मान लो 100 टर्न का लूप बना, 500 टर्न का लूप बना, तो जो एरिया इनक्लोज कर रहा है पाई आर स्क्वायर, तो आपको वही नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर देना। तो अगर एक टर्न की कॉइल है, जैसे सोचो मैंने एक वायर बनाया एक टर्न का, ये एरिया वेक्टर हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बी हो गया, एंगल इनके बीच थीटा। अब एक टर्न का है तो मैं लिखूंगा ठीक है बी ए कॉस थीटा। मैं बोलता नहीं, ये कॉइल जो है ये एन टर्न की कॉइल है, मतलब इसको एन टर्न में कन्वर्ट किया गया था, तो आपको फिर एन से मल्टीप्लाई कर देना है। दिस इज कॉल्ड 5 टोटल। इसका मतलब नंबर ऑफ टर्न्स की यहाँ इंपॉर्टेंट है, यहाँ सिर्फ यही इंपॉर्टेंस नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड में भी नंबर ऑफ टर्न्स की इंपॉर्टेंट थी। याद करो जब आपने बोला था कि अगर एक टर्न का कॉइल है और मैग्नेटिक फील्ड बी है तो एन टर्न के कारण कितना होगा, तुमने कहा था एन बी। और दूसरा सवाल था अगर मैग्नेटिक फील्ड एक टर्न के कारण बी है और फिर मैंने उसी कॉइल को एन टर्न में कन्वर्ट किया रोटेट करके फर्दर, तो रेडियस छोटी होती जाएगी हर रोटेशन के बाद, तो अब जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी एन स्क्वायर भी आएगी। याद है आपको? ठीक है, ये हो गया फ्लक्स के बारे में। ठीक, जैसे कई बार सवाल आता है, सवाल में बता दे रहा हूँ। उन्होंने कहा मान लेते हैं एक कॉइल है, कॉइल 100 टर्न की है। कितने टर्न की है? 100। मैग्नेटिक फील्ड 0.25 टेस्ला का उस जगह है, और मैग्नेटिक फील्ड जो बना रही है, मैग्नेटिक फील्ड इज 30 डिग्री फ्रॉम प्लेन ऑफ कॉइल। कॉइल के प्लेन से 30 डिग्री, व्हाट इज द फ्लक्स? ये सवाल है। कॉइल 100 टर्न की है, बी 0.25 टेस्ला है, मैग्नेटिक फील्ड 30 डिग्री पर है प्लेन ऑफ कॉइल से, तो सुनो फर्क है, कॉइल्स प्लेन। ओके, तो अगर कॉइल का प्लेन है तो एरिया वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया। उन्होंने फील्ड लाइंस तुम्हें एरिया वेक्टर से नहीं दिया है, उन्हें कहा प्लेन से 30 डिग्री। सोचो अगर प्लेन से 30 डिग्री हो, ये येलो वाला एरिया वेक्टर हो गया तुम्हारा, और ये जो है ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो अगर प्लेन के साथ 30 डिग्री तो एरिया वेक्टर के साथ 60। तो ऐसे बनाओ, फील कुछ ऐसे करो। मान लेता हूँ ये मेरी पास कॉइल थी, ये इसकी एक्सिस थी, प्लेन के साथ, ये प्लेन है कॉइल का, इस प्लेन में है ना कॉइल, ऐसे ये एंगल 30 डिग्री का है, तो एरिया वेक्टर के साथ 60 डिग्री, तो मैं 30 लूंगा, 60, तो 5 बराबर क्या लिखूंगा, एन बी ए कॉस 60, एन 100 0.25, एरिया वेक्टर मान लेते हैं 0.2 मीटर स्क्वायर क्यूब, सॉरी स्क्वायर, ठीक है ना। तो एरिया वेक्टर रखेंगे 0.2 मीटर स्क्वायर कॉस 60 1/2, तो ये बटा जी आ गया है 25, 2.5 क्या वेबर, ऐसे निकला। तो अगर तसल्ली और सुकून से सवाल पढ़ोगे ना, इमेजिन करके थोड़ा सा, कॉइल का प्लेन कैसा है, उसका एरिया वेक्टर, तो दो चीजें बहुत प्रॉमिनेंट होती है। मैग्नेटिक फील्ड तुम्हें क्वेश्चन में देंगे, बस तुम्हें कॉइल का प्लेन देखना है, एरिया वेक्टर को फील करना है, बस बी और ए के बीच का एंगल देखना है, मल्टीप्लाई कर देना है, आंसर्स आ जाएंगे। कई बार स्प्लिट क्वेश्चंस आते हैं तो कर लेंगे, वरना फैराडे में इसका हम अच्छा खासा यूज करेंगे, है ना। तो इतना फ्लक्स में आपको जानना है, और यहीं से आपके सारे सवाल बनते चले जाएंगे। ठीक है भाई, चल। तो कभी कोई कहे क्या जिसका फ्लक्स होता है उसी का एरिया होता है, हाँ उसी का ही होता है, लेकिन सारा एरिया नहीं। आपको इफेक्टिव एरिया यूज करना होगा, कि इफेक्टिव एरिया जहां से फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। अगर फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं कर रही तो फ्लक्स भी नहीं होगा। जैसे एक सवाल है, ये मेरा लूप है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इसी प्लेन में, बताओ कितना फ्लक्स होगा, बोलो कितना होगा। तुम बताओ क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लूप को क्रॉस कर रही है? बिल्कुल नहीं, उसकी सतह से होकर के गुजर जा रही है, ऐसे ऐसे आर पार नहीं जा रही है। फ्लक्स कितना होगा? 0। ठीक है, तो कई बार ऐसे थ्योरी के सवाल आते हैं। तो अगर फील्ड लाइंस नहीं आर पार जा रही है तो फ्लक्स भी नहीं होगा। ठीक है ना, एन बी ए कॉस थीटा आसान है, आसानी से लर्न आउट हो जाता है। ये पहला टॉपिक हो गया। देखिए अगर आप पहले से पढ़ चुके होंगे और आपको समझ में आ चुका होगा चीज़, तो इतने से तुम सारे सवाल कर लोगे। कभी फ्लक्स पूछा गया तो निकाल लोगे। ये कभी फैराडे में देखना पड़ा कि फ्लक्स है कि नहीं, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। थोड़ा इमेजिन करो 3D में कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, कॉइल ऐसे रखा है, तो क्या कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड आर पार कर पा रही है कि नहीं? अगर कर पा रही है तो फिर फ्लक्स है, नहीं कर पा रही है तो फ्लक्स नहीं। ठीक है ना, तो ये हमारा पहला टॉपिक हो गया। उम्मीद है तुम कर लोगे। तो अब आते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। तो एसेसरी टॉपिक है जिससे कि कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हाँ
सवाल कभी कभी आते हैं, लेकिन सवाल इंपॉर्टेंट है फैराडे के लिए। ओके, नेक्स्ट आते हैं फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ, देखो फैराडे ने क्या बोला, इन्होंने नोट आउट किया कि अगर किसी कॉइल, ध्यान से सुनना, अगर किसी कॉइल जो तार की बनी होगी, उससे अगर हम लिंक्ड फ्लक्स को चेंज करें तो हम देखते हैं कॉइल में एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है ना। जैसे उन्होंने कहा इफ फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल और लूप changes with time, then EMF is produced in coil। तो EMF प्रोड्यूस होता है उस कॉइल में या लूप में। ओके, ये बात समझना बहुत जरूरी है कि अगर लूप में फ्लक्स समय के साथ बदले तो EMF प्रोड्यूस होता है। फैराडे ने क्या बोला, E बराबर डी फाई बाई डी टी, जहां पे फाई क्या है, लूप में फ्लक्स है, टी टाइम है, डी फाई बाई डी टी फ्लक्स में चेंज है समय के साथ, तो ईएमएफ है। ठीक है, मुझे समझ में आया कि अगर किसी कॉइल में फ्लक्स बदल जाए तो ईएमएफ होता है। ये मेरी कॉइल है, बहुत ध्यान से देखना, ये कॉइल का अंदर वाला पार्ट, ये वाला कॉइल ऐसे रखेगी, ठीक है। अगर मेरे को कॉइल का फ्लक्स कितना होता है तो तुम कहोगे बी ए कॉस थीटा। ओके, सोचो फाई को वेरिएबल रखना है कि समय के साथ फाई बदले, तो वेरिएबल क्या है, या तो बी बदले, या तो ए बदले, या तो थीटा बदले। ठीक है, सोचो ना, फ्लक्स कितने कारण से बन सकता है, 3 कारण से फ्लक्स चेंज हो सकता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है लूप पर, कॉइल पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी इंटेंसिटी में समय के साथ चेंज करूं, बढ़ाऊं या घटाऊं। दूसरा है मैं लूप का एरिया ही कम करूं या बढ़ाऊं, मतलब या तो कॉइल श्रिंक करे या तो एक्सपैंड करे। तीसरा है ए और बी के बीच में एंगल चेंज करूं। अगर बी वेरिएबल है इसको कहते हैं स्टैटिक ईएमआई, थीटा वेरिएबल है इसको कहते हैं पीरियोडिक ईएमआई, और एरिया वेरिएबल है तो इसको कहते हैं मोशनल ईएमआई। 3 तरह के ईएमआईज होती है, स्टैटिक बी बदले, एरिया बदले तो मोशनल ईएमआई, थीटा बदले ए और बी के बीच तो पीरियोडिक ईएमआई। अब इसके बेसिस पर फैराडे के 3 तरह की कैलकुलेशंस हैं। अब मैं सीधा सवाल पे आता हूँ, मैं बहुत कॉन्सेप्चुअली अभी ज्यादा बात नहीं करूँगा तुमसे, मैं सीधा सवाल पे आता हूँ। अगर मुझे ईएमएफ निकालना है तो क्या क्या बदल सकता है, बी चेंज हो सकता है टाइम के साथ, ए चेंज हो सकता है टाइम के साथ, या थीटा चेंज हो सकता है। अभी पूरे फैराडे में मैं 2 कैलकुलेशंस की बात करता हूँ। पहला, इफ बी इज वेरिएबल, तो बात समझ लो, फ्लक्स कॉइल पे होना चाहिए, ऐसा नहीं फ्लक्स 0 है और तुम बी बढ़ा रहे हो, फ्लक्स कॉइल पर हो और बदले समय के साथ, तो ई बराबर होता है एन ए कॉस थीटा डी बी बाई डी टी। जहां पे जनरली देखा गया थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होता है, तो सीधा क्या होगा, कॉइल का नंबर ऑफ टर्न, कॉइल का एरिया एंड डी बी बाई डी टी। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। अभी माइनस नहीं लगाया, जो माइनस नेगेटिव साइन लगता है लेंज के अकॉर्डिंग लगता है, इसीलिए कभी भी कोई क्वेश्चन आता है ना फैराडे से तो माइनस का टर्म नहीं होता, सीधा वैल्यू होती है, तो आपको माइनस लगाना भी नहीं। ये पहला क्वेश्चन हो गया। तो अगर बी फंक्शन ऑफ क्या हो, बी फंक्शन ऑफ टाइम हो, आप ये सवाल करिए, इससे करिए। जैसे ये मेरी कॉइल है, मैंने कहा एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है पूरे कॉइल पे, कॉइल के कितने टर्न्स हैं एन, एंड बी इज इक्वल टू 2t टेस्ला। सोच के देखो, अगर बी 2t टेस्ला है तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा बी बढ़ेगा, बी बढ़ेगा तो अगर बी बढ़ रहा है तो फ्लक्स भी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। थीटा कितना लोगे, एरिया वेक्टर इनवर्ड या आउटवर्ड, इनवर्ड, बी की डायरेक्शन में तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है ना, या तो बाहर की तरफ प्लेन के परपेंडिकुलर, लूप का प्लेन कहाँ है तुम्हारी कॉपी के प्लेन में, या तो इनवर्ड आउटवर्ड, या तो इनवर्ड, तो बी इनवर्ड है तो तुम ए भी इनवर्ड होगे। थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री, तो बी बदल रहा है तो तुम क्या लिखोगे, ई बराबर एन ए डी बी बाई डी टी। डी बाई डी टी करो, 2t का कितना जाएगा, बोलो 2t का कितना जाएगा, 2 आ जाएगा। सॉल्व करो, आंसर आ गया। इस तरीके से करो, हो जाएगा। दूसरा, कई बार क्या करते हैं, तुमको एक सवाल पूछेंगे कि एक वायर है,
मैं जितने सवाल एग्जिस्ट करते हैं मैं सारे तुम्हें फ्रेम टू फ्रेम बता दे रहा हूँ। तो ये पहला फार्मूला तुम्हें कब यूज करना है फैराडे में? पहला तुम्हें तब यूज करना है जब टाइम के साथ बी में क्या है, टाइम के साथ बी चेंज हो। आप इसको लगाओ ना, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपके सारे सवाल आराम से निकल जाएंगे, क्योंकि नीट में सवाल आया भी है, ऐसा नहीं सवाल नहीं। दूसरा फ्रेम देखो, तो फ्रेम टू फ्रेम चलेंगे ताकि क्लियरिटी रहे। ओके, द सेकंड फ्रेम इज कि मैं कॉइल को श्रिंक कर रहा हूं एट द रेट ऑफ dr/dt। मतलब कॉइल अब कांस्टेंट एरिया नहीं रख रही, बल्कि धीरे धीरे श्रिंक कर रही है एट द रेट ऑफ dr/dt। अब उन्हें अगर कॉइल श्रिंक कर रही है तो ए में बराबर क्या होता है, तो तुम कहोगे d∅/dt। फाई को ओपन करोगे, ba/dt, ठीक है ना। b कांस्टेंट है, बाहर आ गया। एरिया होगा कॉइल का, अगर कॉइल सर्कुलर है तो पाई आर स्क्वायर। बोलो ना, तो इसमें वेरिएबल कौन होगा? एरिया वेरिएबल है, तो पकड़ लेते हैं एरिया को। तो b बाहर चला गया, सही से बन जा, b बाहर चला गया, da/dt, कोई डाउट? बिल्कुल नहीं। b तो b रहा, d a की जगह पाई r²/dt। हमने माना है कॉइल कैसी है, सर्कुलर कॉइल है। मैग्नेटिक फील्ड मान लो क्रॉस में है, डॉट में। अब देखो आर का डिफरेंशिएशन टाइम के साथ है, तो इसका रूल क्या होता है, पहले b लिखो, पहले नॉर्मली डिफरेंशिएट कर लो, पाई भी कांस्टेंट बाहर आ गया, r² का 2r, अब लिखो dr/dt। दिस इज कॉल्ड ईएमएफ। पाई b पाई 2r dr/dt। dr/dt क्या है? इट इज द रेट ऑफ श्रिंक। क्या नीट ने सवाल पूछा है? बिल्कुल पूछा है। आर क्या है? जिस समय का ईएमएफ उस समय की कॉइल की रेडियस। जैसे बोले रेट ऑफ श्रिंक 2 mm पर सेकेंड है, लेकिन जब रेडियस 2 सेंटीमीटर हो गई तब ईएमएफ बताओ। तो जिस समय का ईएमएफ उस समय एक्चुअली कॉइल कितनी रेडियस की बनी। और dr/dt क्या, उसका रेट ऑफ श्रिंकेज या एक्सपेंडेड, दोनों हो सकता है, श्रिंक भी कर सकते हैं, एक्सपेंड भी कर सकते हैं। इट इज अ टाइप 2। मैं ऐसे पढ़ता हूँ कि हर फ्रेम में मुझे बताओ कैसे सवाल है। अगर मेरे पास टाइम कम है तो मैं फ्रेम टू फ्रेम सेट करता हूँ कि यहाँ फैराडे में 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं। ये कैसे पता चलेगा? पीवाईक्यू कर करके। जो बच्चा साल भर मेहनत करता है ही नोस, लेकिन क्योंकि आपके पास टाइम कम होगा, आप जल्दी सीखना चाहते हो, तो मैं फ्रेम टू फ्रेम बता रहा हूँ। वही सारी चीजें जो एक बच्चे को आती है सिलेक्शन लेने वाले को, वो मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और कमेंट जरूर किया करो, ठीक है ना। कमेंट से पता चलता है कि आपको जो कंटेंट दिया गया वो सही लगा या नहीं लगा, उसमें और बेहतर कैसे कर सकते हैं। चलिए तीसरा फ्रेम क्या बनेगा वो भी देख लो। तीसरा फ्रेम होगा, एक करंट होगी आई, ठीक है ना। आई वेरिएबल होगी। आई कैसी होगी? वेरिएबल। उन्होंने कहा मेरे पास एक कॉइल है, कॉइल की रेडियस स्मॉल आर, ठीक है। मुझे बताइए कॉइल पर कितना ईएमएफ होगा? ये सवाल खुद सोचो। एक बात इसमें और है कि कॉइल की रेडियस बहुत क्या है, इट इज अ वेरी स्मॉल रेडियस एज कंपेयर टू सेपरेशन डी। तो कॉइल ऐसा नहीं बहुत बड़ी कॉइल है, क्योंकि एक दिक्कत है इस सवाल की, अगर कॉइल बहुत बड़ी हो गई तो मैग्नेटिक फील्ड किसकी है? तो सोचो सोर्स कौन है। तो कई बार तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड बाहर से बना के देंगे, कई बार सोर्स दे देंगे करंट। हमने बात की है मैग्नेटिज्म में, ये बात तो सोर्स दिया गया है तो फील्ड बना के नहीं दी। तुम सोचो कॉइल पर मैग्नेटिक फील्ड वायर का कैसा है, क्रॉस में। अब मैं तुमसे सवाल पूछूं यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म, तुमको तो पूरी कॉइल पे नॉन यूनिफॉर्म, जैसे जैसे तुम वायर से दूर जाते जाओगे बी कम होता जाएगा। लेकिन जब आर स्मॉल होगा तो कॉइल बहुत छोटी होगी एज कम्पेयर टू सेपरेशन, तो हम बी को क्या मान लेंगे? यूनिफॉर्म। ये सवाल का फ्रेम है, ठीक है ना। अब देखो तो सोर्स का बी है, मैं क्या लिख रहा हूँ, फाइव ई बराबर d∅/dt। फाइव, अगर एन टर्म नहीं है तो एन हटा दो, तो सीधा लिखा बी ए cos 0 अपॉन dt। और मान लो अगर एन टर्म की है तो एन से क्या कर देना, मल्टीप्लाई। क्या क्या बाहर आ गया, एन ए बाहर आ गया, ब्रैकेट में क्या बचा, तो वेरिएबल कौन, टाइम। तो जो वेरिएबल उसी के साथ डिफरेंशिएशन dv/dt। बी किसका है, वायर का, लिखो बी।
एन पाई आर स्क्वायर डी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। याद है इनफाइनाइट वायर के लिए सब बाहर निकाल लो, कांस्टेंट वेरिएबल को ले लो। तो बी किसके कारण चेंज हो रही है, बी किसके कारण चेंज हो रही है, तुम कहोगे करंट के चेंज के कारण, क्योंकि वायर का जो बी है वो करंट पर डिपेंड करता है। करंट वेरिएबल आई वेरिएबल, तो वेरिएबल कौन, आई, सब बाहर निकाल लो, एन पाई आर स्क्वायर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई डी डी आई बाई डी टी। पाई से पाई क्या हो गया, अगर कॉइल थी तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, क्या बच गया बता, एन सॉरी, तो क्या मिल गया अपने को, तो अपने को मिल गया म्यू नॉट एन आर स्क्वायर अपॉन 2d डी आई बाई डी टी। फ्रेम नंबर 3, जाइए जितने भी फैराडे के सवाल हैं 3 फ्रेम से कर दीजिए। यही 3 फ्रेम मोस्टली 99.99% सवालों में एग्जिस्ट करता है। चलिए तो आज अपन को, भाई तू जाए यहाँ से, हाँ, तो अभी तक हमने फैराडे के बारे में 3 सवाल किए 3 तरह के, कि अगर मैग्नेटिक फील्ड बदल दे या कॉइल श्रिंक करे या एक्सपैंड करे, दूसरा हो गया, या कोई सोर्स हमको दे दे, जैसे कोई करंट कैरिंग वायर और कहे कि अब करंट फंक्शन ऑफ टाइम हो गया, अब तुम कॉइल पे लूप में बता दो। तो उसकी बात तो मैंने कर ली थी कि जो लूप होगा फिर उसकी रेडियस स्मॉल होगी एज कम्पेयर टू द सेपरेशन बिटवीन द सोर्स एंड लूप। सोर्स किस चीज़ का, मैग्नेटिक फील्ड का। तो ये फॉर्मूला याद रखोगे, अटेम्प्ट करोगे तो सवाल हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो इतना पढ़ने के बाद हमें इतना तो समझ आ गया कि अगर किसी लूप से लिंक्ड अगर हम फ्लक्स बदलें, उसके 3 तरीके हो सकते हैं। आप बी बदल दो, आप एरिया ऑफ द लूप चेंज कर दो, या आप ए और बी के बीच का एंगल बदल दो। कुछ भी बदल दोगे तो आप देखोगे फ्लक्स वेरिएबल होगा टाइम के साथ, तो ईएमएफ प्रोड्यूस हो सकता है। अब चौथे केस पे आते हैं, वो भी कई बार सवाल आता है कि एक कॉइल लेंगे, जैसे मैंने यहाँ बनाया था, एक कॉइल लेंगे, कहेंगे कॉइल ऐसे रखी गई है प्लेन में, आधा अंदर है आधा बाहर वर्टिकली, एरिया वेक्टर राइट साइड में है, बी भी राइट साइड में है, इस समय θ1 इनिशियली 0 डिग्री। अब देखो कॉइल को हमने रोटेट कर दिया कितना, 90 डिग्री। अब बी तो बेटा ऐसे ही रहा, बट एरिया वेक्टर रोटेट कर गया, ओके, एंगल कितना 90। अब θ2 हो गया 90 डिग्री। अब यहाँ पे कुछ φ1 है, φ1 बराबर क्या होगा, एम बी ए, और φ2 क्या हो गया, φ2 इक्वल टू 0, क्योंकि अब कोई फील्ड लाइंस लूप से क्रॉस नहीं होगी, सरफेस से तो ऐसे जाएगी बट क्रॉस नहीं होगी। तो अब कितना ईएमएफ होगा, तो अब इस केस में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो तुम कहोगे φ2 माइनस φ1 अपॉन टाइम टेकन। व्हाट इज टाइम टेकन, कितना समय लगा इस ओरिएंटेशन इनिशियल से फाइनल जाने में, ठीक है, या तो वो दे देंगे, φ2 0 हो गया, φ1 कितना हो गया, एन बी ए माइनस साइन आपको लेना नहीं है अपॉन टी, दिस इज द फॉर्म एन बी ए बाई टी, जहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, बी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, एक कॉइल का एरिया, और टी टाइम टेकन कॉइल का फर्स्ट ओरिएंटेशन से कहाँ जाने में, सेकेंड ओरिएंटेशन तक जाने में कितना टाइम लगा। अब बात करते हैं इसी के दूसरे केस की, दिस इज केस नंबर 2, कि हम जो सेकेंड ओरिएंटेशन है, तो मैं पूरा ही बना देता हूँ, दिस इज फर्स्ट ओरिएंटेशन, दिस इज एरिया वेक्टर, ओके, और यही तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड। तुम कहोगे व्हाट इज द थीटा, तुम कहोगे बी ए के बीच 0 डिग्री, बिल्कुल सही है, और फाई की वैल्यू जो इनिशियल फ्लक्स है एन बी ए, जहाँ पे पूरे एरिया पर फ्लक्स है, फील्ड लाइंस पास हो रही थी। अब मैं इस ओरिएंटेशन से कुछ ऐसे गया, क्या किया मैंने कॉइल को 180 डिग्री रोटेट कर दिया, पहले केस में 90 था, अब एरिया वेक्टर रिवर्स कर गया और बी इधर हो गया, थीटा 180, तुम्हारा फ्लक्स अब जो आएगा φ2 एन बी ए कॉस 180 माइनस एम बी। कितना टाइम टेकन लगा, टाइम टेकन टी रहा फर्स्ट ओरिएंटेशन से सेकंड ओरिएंटेशन तक जाने में, तो कितना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, φ2 माइनस φ1 माइनस एन बी ए माइनस एन बी ए, कितना 2 एन बी ए अपॉन टी। तो अगर 90 का ओरिएंटेशन चेंज करे तो एन बी ए बाई टी कर देना, 180 के रोटेशन को चेंज करे तो 2 एन बी ए बाई टी कर देना, जहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है कॉइल के, बी मैग्नेटिक फील्ड है, ए कॉइल का एरिया है, टी टाइम टेकन कि फर्स्ट से सेकंड ओरिएंटेशन तक कितना समय लगा है, ठीक है। अब एक बात ये याद रखनी है तुम्हें, टी कई बार देगा, कई बार टी तुमको देगा, कई बार नहीं देगा। प्रॉब्लम होगी जब नहीं देगा, तो क्या देगा फिर तुमको, ओमेगा गिवन होगा। ओमेगा क्या, रोटेशन की एंगुलर स्पीड, किस स्पीड से मैं कॉइल को रोटेट कर रहा हूँ, तुम्हें तो पता ही ना थीटा बराबर क्या होता है, ओमेगा बाई टी, माफ करना
हाँ तुम्हें सर्कुलर आता है, मुझे पता है। ठीक, ओमेगा बराबर क्या आता है, थीटा बाई टी, ठीक है ना। तो जहाँ टी है वहाँ क्या कर लोगे, थीटा बाई ओमेगा। अब थीटा किस में रख लेना, रेडियन में, बोलो, और ओमेगा रेडियन पर सेकेंड, ठीक है भाई। तो जब अब कई बार तुम देखोगे कि कई बार तुम्हें ओमेगा दे देगा कि इस एंगुलर स्पीड से मैं कॉइल को रोटेट कर रहा हूँ, तो कॉइल 180 डिग्री रोटेट कर गई ओमेगा से, तो पाई बाई, हाँ पाई बाई ओमेगा कर लेंगे। तो ये तुम्हारे टोटल हो गए। अब बेटा जब तुम इतना पढ़ोगे तो ये दो केसेस हो गए रोटेशन के, एक सोर्स वायर दे देगा और कॉइल की डायमेंशन छोटी रखेगा, यहाँ पे क्या है श्रिंकेज है कॉइल का, और यहाँ पे करंट सोर्स के साथ, और यहाँ पे नॉर्मल बी का वेरिएशन है। तो जैसा सवाल हो मैंने सारा कुछ आपके सामने कर दिया है, तो पहले नोट्स बना लेना, है ना। तो ये तुम्हारा फ्लक्स हो गया था, इसके आगे बढ़े तो तुम्हारा फ्लक्स निकालने का तरीका एन बी ए कॉस थीटा मैं देख लूँगा। अगर मुझे एक्सिस पर अलग अलग बी दिया गया है तो अलग अलग बी के करंट चेक कर लूँगा। हमेशा वेक्टर है, कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या करना है, मैं कहूँ वेक्टर है बी फॉर्म आई कैप जे कैप के कैप, तुम क्या करो अलग अलग एक्सिस की मैग्नेटिक फील्ड्स जो है उनके करंट फ्लक्स देख लो, फिर सबको स्केलर सम कर दो, है ना, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी होती है। तो डरने की बात नहीं, जैसा काम होगा वैसा कर लोगे। फिर फैराडे या फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ होगा। अब फ्लक्स चेंज तभी होगा जब फ्लक्स हो, फ्लक्स तब होगा जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी भी लूप को क्रॉस करें, आर पार करें। तो ये तुम्हारे फैराडे के सवाल होगा। अब जाके तुम सवाल करोगे तो उम्मीद है तुम्हारे सवाल बनने लगेंगे, तो प्लीज़ इसकी नोट्स बनाना। और फिर अब क्या है कि मैं कंटिन्यू रहूँगा। कुछ बच्चों ने मुझे फ़ोन भी किया, मैं फ़ोन रिसीव नहीं कर पाया था लेकिन स्टाफ ने रिसीव किया था। तो आप, मैं सीरियस हूँ, अगर आप सीरियस हैं तो अगर आपको लगता है कि इस सीरीज से आपको फ़ायदा हो रहा है, आपके 5 कॉपीज़ जो फिजिक्स की हैं उससे आपको कम पढ़ना पड़ रहा है लेकिन कंटेंट कंप्लीट हो रहा है, तो इससे बेहतर मेरे लिए कुछ नहीं है। तो मैं रेगुलर रहूँगा, आपको डेली वीडियोज़ आती रहेंगी। ये तो बढ़ते हैं आगे, और इसको सब्सक्राइब भी किया करो चैनल को, सिर्फ देख ही नहीं लिया करो, और साथ साथ शेयर भी कर दिया करो अपने दोस्तों को, क्योंकि यार देखो मेरा मोटिवेशन क्या कि तुम पढ़ो और साथ साथ तुम लोगों को भी बताओ। और प्लीज़ कमेंट जरूर किया करो, क्योंकि तुम्हारे कमेंट 2 मिनट दे दिया करो। तो उससे क्या होगा कि मुझे पता चलेगा कि हाँ तुम पढ़ रहे हो, और तुम्हारी पढ़ाई में इन 3 महीनों में 4 महीनों में मैं कितनी हेल्प कर पा रहा हूँ। क्योंकि पहले भी तुमने इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ा होगा, मैग्नेटिज्म पढ़ा, और फिर अब ईएमआई हम पढ़ रहे हैं, तो सेकंड पेपर बहुत ईजिली हम कंप्लीट कर लेंगे, और उससे 25 क्वेश्चन एवरेज आते हैं, 25 क्वेश्चन 28 क्वेश्चन तक। तो मेरा मेन काम यही था कि मैं वो 25-28 क्वेश्चन में डिस्कस कर दूं इस पूरी सीरीज में, सेकंड पेपर फर्स्ट, फिर फर्स्ट पेपर करेंगे फिजिक्स का, ताकि तुमको लगे कि हाँ जो कंटेंट बिखरता बहुत है, हमें बहुत बार रिवीजन करने के बाद क्लियर होता है, जो विजिबिलिटी आती है बहुत ज़्यादा समय के बाद, वही विजिबिलिटी मैं सोचता हूँ कि आप मेरे लेक्चर से 1-2 बार आप पहले से अगर पढ़े हुए तो 1-2 बार जब आप पढ़ेंगे तो आपको विजिबल हो जाएगा कि हाँ किस टॉपिक से कैसे कैसे सवाल आते हैं। तो बात तो वैसे भी बहुत हो गई, इतना कर लोगे। अब इसके कुछ सवाल मैं करवा तो देता, लेकिन अभी मेरे पास, क्योंकि मुझे पूरा आज कंप्लीट करना था इसको ईएमआई को एक लेक्चर में, तो मैं आपको टॉपिक टू टॉपिक करवाता चल रहा हूँ। आप कंटेंट को लिखते चलिए तो आपको सवाल एग्जैक्टली मिलते चले जाएंगे, है ना। तो अगर सवालों की बात है, मैं एट द एंड आपको कुछ सवाल करवा भी दूंगा। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ठीक, इतना क्लियर हो गया। तो फैराडे से 4 तरह के टॉपिक भी बदल के दे देगा, कर लेंगे। एन ए को बाहर निकालेंगे, डी बाई डी टी कर देंगे। बोलेगा नहीं मैं एरिया बदल दूंगा, तो श्रिंक के केस आएगा, वो भी सवाल करवा दिया डिफरेंशिएट करवा के। फिर कोई सोर्स दे देगा तो मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल, उसमें करंट वेरिएबल होगा टाइम के साथ, तो डी बाई डी टी ले लूंगा, सोर्स का मैग्नेटिक फील्ड लिखूंगा, और जल्दी वायर ही होगा। और फिर कॉइल को रोटेट करना, अगर ओरिएंटेशन 90 डिग्री का रोटेशन है तो एन बी ए बाई टी कर दूंगा, और 180 का रोटेशन है तो 2 एन बी ए बाई टी कर दूंगा, जहाँ पे एन कॉइल के टर्न्स हैं, बी मैग्नेटिक फील्ड है जो कि एक्सटर्नल है, और टी समय है कि कितने समय में कॉइल को रोटेट किया गया, एक कॉइल का एरिया। टी कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन में देगा, कई बार नहीं देगा। जब नहीं देगा तो क्या करना है अपने को, फिर हम करेंगे तो ओमेगा को लेके आएंगे, क्योंकि फिर वो सवाल में ओमेगा देगा कि हम 2 रेडियंस पर सेकंड से कॉइल को इस ओरिएंटेशन से इस ओरिएंटेशन तक लेके गए। फिर तुम क्या करना, फिर तुम थीटा को कन्वर्ट, टी को कन्वर्ट कर लेना, टी बराबर क्या लिखोगे, थीटा बाई ओमेगा, क्योंकि ओमेगा बराबर थीटा बाई टी होता है। क्लियर, ये था पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक फ्लक्स निकालना इंडिविजुअली, दूसरा टॉपिक फैराडे। अब थर्ड आते हैं लेंज के बारे में बात करते हैं। क्या नीट ने इससे भी सवाल पूछा? बिल्कुल सवाल पूछा, ऐसा नहीं उन्होंने सवाल नहीं पूछा। लेंज लॉ, देखो लेंज एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। अगर कभी कोई बोले कि लेंज किस चीज़ पर बेस्ड है तो तुम कहोगे अच्छा यार हाँ एक चीज़ और, सॉरी मैं भूल ही जाता हूँ, इसी में 2 टॉपिक और रह गए, एक छोटा सा टॉपिक। देखो ये कॉइल है, ठीक है, ये कॉइल का एरिया है, मैं कह रहा हूँ ये मैग्नेटिक फील्ड बी है, ठीक है। बी मैं कहता हूँ वेरिएबल है, फंक्शन ऑफ टाइम, कोई दिक्कत नहीं। मुझे बताओ फ्लक्स वेरिएबल हो गया, बिल्कुल। एक तो फ्लक्स लीक कर रहा था, कॉइल के आर पार जा रहा था, दूसरा बी चेंज हो रहा है तो फ्लक्स भी वेरिएबल हो गया, क्योंकि फ्लक्स में क्या होता है, एन होता है, बी होता है, ए होता है, कॉस थीटा होता है। कोई भी टर्म बदल जाए फ्लक्स वेरी करके तो ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अगर ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया और कॉइल कंप्लीट है, ब्रेक नहीं है, तो बेटा करंट बह जाएगी, और इस करंट को कहते हैं आई इंड्यूस, इंड्यूस ईएमएफ अपॉन कॉइल का रेजिस्टेंस। तो कई बार हमसे करंट पूछ लेते हैं, फाइंड द इंड्यूस करंट। ओके,
इसका मतलब कॉइल में जब ईएमएफ प्रोड्यूस होगा तो कॉइल में कुछ ऐसे बिहेवियर करेगी कॉइल जैसे कि एक बैटरी बन गई है और बैटरी का ईएमएफ ई है, और अगर कॉइल कंप्लीट है तो अब यही ईएमएफ क्या प्रोड्यूस कर देगा, करंट प्रोड्यूस कर देगा। इसका मतलब अगर कॉइल कंप्लीट है तो करंट प्रोड्यूस होगी, अगर कॉइल इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट का मतलब समझ लो, इसका मतलब है कॉइल ब्रेक है, टूटी हुई कॉइल है, जैसे कि ऐसे, तो क्या ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, लेकिन करंट इंड्यूस नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इसलिए नहीं होगी क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं हुई, करंट लूप में बहती है। आपको पता है करंट हमेशा लूप लॉ को फॉलो करती है, जितना करंट बैटरी से निकल रही है उतना ही करंट बैटरी में क्या करती है, उतना ही करंट बैटरी में इंटर करती है। 5 एम्पियर बैटरी की पॉजिटिव प्लेट से बह रही है तो 5 एम्पियर नेगेटिव प्लेट में एंट्री करेगी। तो अगर कॉइल इनकम्प्लीट ब्रेक कॉइल है तो इंड्यूस तो ईएमएफ होगा, लेकिन इंड्यूस करंट वहां पे नहीं होगी। क्लियर हो गई? ओके, अगली बात देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखो, करंट फ्लो कर रही है। अगर इफ करंट इज फ्लो, तो करंट फ्लो का मतलब होता है कि चार्ज का फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। तो आपसे कहेंगे बताओ कितना चार्ज फ्लो हो गया, तो अगर मैं कहूँ क्यू इंड्यूस, कितना चार्ज इंड्यूस हो गया, तो तुम सीधा लिखोगे डेल्टा फाई बाई आर, कितना फ्लक्स में चेंज आया अपॉन कॉइल का कितना रेजिस्टेंस था। अब डेल्टा फाई बाई आर भी लिख सकते हैं या डी फाई बाई आर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब है इंड्यूस करंट फ्लक्स चेंज पर डिपेंड करता है, लेकिन इंड्यूस ईएमएफ रेट ऑफ फ्लक्स चेंज पर डिपेंड करता है। ये फर्क है। क्या फर्क है फ्लक्स चेंज और रेट ऑफ फ्लक्स चेंज? फ्लक्स चेंज का मतलब है भाई कि किसी भी दो ओरिएंटेशंस के बीच कॉइल का कितना फ्लक्स चेंज हो। एक सिंपल है कि किसी भी दो ओरिएंटेशंस के बीच फ्लक्स चेंज हो गया, अपॉन टाइम होता है तो इतने समय में चेंज हो गया, तो वो रेट ऑफ फ्लक्स चेंज होता है। एक होता है फ्लक्स चेंज, सिंपली फ्लक्स चेंज कि हाँ इस दो ओरिएंटेशन में कॉइल एक ओरिएंटेशन से दूसरे में गई, कितना फ्लक्स में चेंज है। जैसे मैं समझाता हूँ तो पहले फार्मूले पे बात कर लेते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए। इंड्यूस चार्ज रेट ऑफ फ्लक्स पर, चेंज ऑफ फ्लक्स पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ फ्लक्स के चेंज पर डिपेंड करता है। टाइम का कोई रोल इसमें नहीं है। फ्लक्स बहुत जल्दी चेंज हो जाए या बहुत स्लोली चेंज हो, मतलब 5-1 से 5-2 होने में चाहे 5 सेकंड ले लो चाहे 20 सेकंड ले लो, अगर फ्लक्स चेंज सेम है तो इंड्यूस करंट भी सेम ही होगा, इंडिपेंडेंट की फ्लक्स तेजी से बदला है या स्लोली चेंज हुआ है। इंड्यूस करंट रेट ऑफ फ्लक्स चेंज पर डिपेंड करता है, क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ जो होता है वो रेट ऑफ फ्लक्स चेंज, कि फ्लक्स कितना जल्दी बदला है, समय कम लगे, वेरिएशन ज़्यादा हो। ओके, इसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल बोला जाता है। मान लेते हैं मेरे पास एक कॉइल है, ये कॉइल का ओरिएंटेशन है, मैं जितनी कॉइल बना रहा हूँ वो वर्टिकल ऐसे कॉइल रख रहा हूँ। अब कॉइल मैं ऐसे रखूंगा तो आधा कॉइल का हिस्सा, आधा सेमी सर्किल अंदर है आपके प्लेन के कॉपी के, आधा बाहर है, तो कॉइल ऐसे रखेगी। मैं एक बार मैग्नेट लेता हूं, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। एक बार मैग्नेट बी पॉइंट पर था तो आपका इनिशियल पोजीशन, सोच के देखो, फील्ड लाइंस निकलती हैं तो कॉइल में फ्लक्स तो है, बिल्कुल फ्लक्स नॉट इक्वल टू 0, और इस समय फ्लक्स की वैल्यू मैंने मानी 5। अब मैं बार मैग्नेट को v स्पीड से लेके गया ए ओरिएंटेशन तक। अब ए ओरिएंटेशन तक जब बार मैग्नेट आया तो बार मैग्नेट एक सोर्स बन गया ना मैग्नेटिक फील्ड का। अब जैसे जैसे बार मैग्नेट कॉइल के पास आएगा, कॉइल पर बी की वैल्यू बढ़ेगी तो फ्लक्स भी बढ़ेगा, φ2 बढ़ गया, बढ़ करके कितना हो गया 5-2। मैं कहूँ कितना इंड्यूस चार्ज हो गया, तुम कहोगे डेल्टा फाई बाई आर। व्हाट इज डेल्टा फाई? पहले बाद में कितना हो गया फाइनल, पहले कितना था अपॉन आर। कोई दिक्कत नहीं, अच्छा जी। लेकिन सोचो अगर मैं अब इसी स्पीड को 2v कर दूं, बी से ए तक ही जाऊं, तो फ्लक्स चेंज तो वही रहा, बी पर φ1 है, ए पर पहुंचते ही φ2 हो जाएगा। बार मैग्नेटिक है, मैग्नेट सेम है तो मैग्नेटिक फील्ड की सेम वेरिएशन करेगी, मतलब φ1 φ2 भी सेम है। लेकिन अब 2v स्पीड से जब जाओगे तो टाइम क्या लगा, टाइम कम लगा, टाइम कम लगा, डेल्टा फाई सेम है तो ई इंड्यूस बराबर तुम लिखोगे डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। डेल्टा फाई सेम, टाइम कम लगा तो इंड्यूस ईएमएफ बढ़ गया, इंड्यूस करंट भी बढ़ गई, लेकिन क्यू इंड्यूस क्या रहा, कांस्टेंट। क्यू इंड्यूस को रेट ऑफ टाइम से मतलब नहीं है, कम समय में बदला या ज़्यादा समय में, अगर सेम बदलाव हुआ, अगर फ्लक्स चेंज सेम है तो भले ही टाइम कम लगे या ज़्यादा लगे, आप बार मिनट स्लोली लेके आइए, आप बार मिनट बहुत तेज़ी से लेके आइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, इंड्यूस ईएमएफ जो होगा वो बढ़ जाएगा, समय कम लगा अगर सेम फ्लक्स चेंज के लिए तो इंड्यूस ईएमएफ बढ़ेगा, उसके कारण इंड्यूस करंट भी इंक्रीज करेगी। तो अब कई बार टेस्ट में आता है इंड्यूस करंट डिपेंड्स ऑन टाइम, है ना। अगर इंड्यूस करंट है तो टाइम पर डिपेंड करती है, लेकिन फ्लक्स का चेंज अपॉन टाइम, तो इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस करंट तो टाइम पर डिपेंड करेगा कि जल्दी फ्लक्स चेंज हो तो ज़्यादा वैल्यू होगी, बट इंड्यूस चार्ज डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना। तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब जाके जब तुम सवाल करोगे तो तुम्हारे सारे सवाल जितना मैंने डिस्कस किया अभी आधे घंटे में, इससे तुम्हारा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इज, तो अब पढ़ते हैं अपन लेंस लॉ। तो ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो पहला फैराडे हो गया, वो तुम कर लोगे। अब सबसे पहले नीट के पीवाईक्यू निकालने हैं।
फैराडे के जितने सवाल मैंने तुमको डिस्कस किए 5 तरह के क्वेश्चन हैं, उनको जाके अटेम्प्ट कर लो। फिर मेंस के क्वाई को निकाल के वो फैराडे के क्वेश्चंस जो कि तुम्हारे लेवल के हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स नहीं यूज़ कर रहे होते हैं, वो सारे कर लो। वैसे हो जाएंगे सारे। अब लेंस पे आते हैं, इंडिविजुअली लेंस को समझते हैं, लेंस ने क्या कहा। तो लेंस इज बेस्ड ऑन, अगर आपसे कोई कहे लेंस किस पर बेस्ड है, तो आप कहोगे लेंस इज बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन, सॉरी माफ कर दीजिए, एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है भाई, ओके। एनर्जी कंजर्व, इसका मतलब एनर्जी ना तो क्रिएट कर सकता है कोई, ना तो डिस्ट्रॉय सकता है। यूनिवर्सल लॉ, बस मास इक्विवेलेंट एनर्जी हो सकती है फिजिक्स में, कि मास का कुछ हिस्सा एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। तो अगर मैं कहूँ क्या यूनिवर्स में एनर्जी कंजर्वेशन है, तो है। रेडियोएक्टिविटी में एनर्जी प्लस मास कंजर्वेशन है ना, तो एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है। मतलब अगर एनर्जी होगी तो एनर्जी मिलेगी, ऐसा नहीं है कि एनर्जी अपने आप क्रिएट हो जाएगी। कैसे, मैं समझाता हूँ। देखो लेंस ने क्या समझाया हमको, बहुत सिंपल चीज़ें समझाई जो नीट भी हमसे पूछता है। उन्होंने कहा ये कॉइल है, मैंने तुमको पहले भी बता दिया, कॉइल का वो हिस्सा जिसको मैंने एक्सेस से कट आउट किया, ये वाला अंदर की तरफ, ये बाहर की तरफ, कॉइल तुम्हारी ऐसे रखी गई। कैसे इमेजिन करोगे, ये हाफ कॉइल अंदर है प्लेन के, ये बाहर है, और ऐसे रखी गई है, ऐसे कागज है तुम्हारा कॉपी का, ऐसे कॉइल है, आधा अंदर आधा बाहर। उन्होंने कहा सोचो एक बार मैग्नेट ले लो। बार मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, साउथ हैंड और पोल्स, और क्योंकि ये एक्सियल पोजीशन है तो एक्सेस पर तो मैग्नेटिक फील्ड होती है, इसका मतलब है फ्लक्स है। अगर मैं बार मैग्नेट को करीब लेके आऊँ विद स्पीड v, तो तुम कहोगे अच्छा ओके, अब सोर्स पर करीब आ रहा है, तो अब फ्लक्स की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, किसके कारण, b बढ़ रहा है। इतना तो हम समझ ही सकते हैं। अगर कोई कॉइल के अबाउट बार मैग्नेट में करीब ला रहा हूँ तो क्या इंक्रीज कर रहा है, फ्लक्स। क्यों, क्या एरिया बढ़ गया कॉइल का, नहीं। क्या बी और ए के बीच एंगल बदला, नहीं। क्या इंटेंसिटी ऑफ बी कॉइल पर बढ़ गई, क्योंकि सोर्स क्या आ रहा है, पास आ रहा है, और सोर्स पास आ रहा है तो इंटेंसिटी बढ़ेगी, सोर्स दूर जा रहा है बी का तो इंटेंसिटी कम होगी, सिंपल बात। ठीक है, बहुत बड़ी। ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और ये ईएमएफ क्या बना देगा, एक इंड्यूस करंट। अब सवाल ये है ईएमएफ कैसे प्रोड्यूस होगा और इंड्यूस करंट कैसे बने। देखो हमें भी पता है हर कॉइल के पास दो पोल्स होते हैं। अगर करंट ऐसे चल रही है अंदर से बाहर, तो यहां से तुम ऑब्जर्व करो, अंदर से बाहर ही आ रही है ना, ये वाला पार्ट अंदर है, ये वाला बाहर है, तो अंदर से बाहर कैसे दिख रहा है तुम्हें, तुम एंटी क्लॉकवाइज देख रहे हो। एंटी क्लॉकवाइज तुम देखते हो तो तुम्हें सामने कौन सा पोल दिखता है, नॉर्थ पोल, पीछे साउथ पोल। तुमको तो पहले टॉपिक में सिखाया भी यही था कि कोई भी करंट कॉइल का बिहेवियर सेम एज अ डायमैग्नेटिक डाइपोल, बार मैग्नेट की तरह बिहेवियर होता है। बार मैग्नेट के भी दो पोल्स हैं, इसके भी दो पोल्स हैं। कैसे, अगर करंट तुम्हें ऑब्जर्वर को कैसे दिखे, एंटी क्लॉकवाइज, तो कौन सा पोल उसे दिखता है, नॉर्थ पोल। और अगर ऑब्जर्वर को क्लॉकवाइज दिखे तो कौन सा पोल उसे दिखता है, साउथ पोल। अब सोचो साउथ पोल बार मैग्नेट के पास आ रहा है, तो लेन ने कहा था कि अगर कोई भी कारण के कारण किसी भी वजह से अगर फ्लक्स बदला है तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो एक इंड्यूस करंट बनाएगा जो उस कारण का अपोज करेगी जिसके कारण वो प्रोड्यूस हो। मतलब मैं जिसके कारण बना हूं मैं उसी को खत्म करना चाहता हूँ। कहने का मतलब है अगर मैं इंड्यूस हुआ हूँ एज अ इंड्यूस ईएमएफ, और मैं ऐसे इंड्यूस हुआ हूँ कि फ्लक्स बढ़ रहा था, तो मैं फ्लक्स को घटाना चाहूँगा। फ्लक्स घटने के कारण मैं प्रोड्यूस हुआ हूँ तो मैं फ्लक्स को बढ़ाना चाहूँगा। क्या मतलब, देखो फ्लक्स बढ़ता है कि घटता है मुद्दा ये नहीं है, बढ़े घटे हमसे कोई दिक्कत नहीं, हमें मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स से, भले बढ़े भले घटे। क्या फ्लक्स घटने से ईएमएफ घट जाता है, बिल्कुल नहीं। अगर रेट ऑफ फ्लक्स घट रहा है तो ईएमएफ घट रहा है, और रेट ऑफ फ्लक्स बढ़ रहा है तो ईएमएफ बढ़ रहा है। क्लियर हो गया, ओके। अब सोचो अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो उस फ्लक्स के बढ़ने का अपोज करेगा। क्या करेगा, देखो साउथ पोल पास आ रहा है तो वो उसके सामने क्या बनाना चाहेगा, साउथ पोल। उसके लिए करंट को कैसे चलाएगा, क्लॉकवाइज। देखो इंड्यूस करंट कैसे बनेगी, क्लॉकवाइज। इधर से देखो तो, अब देखो ये वाला अंदर वाला पार्ट, बाहर वाला, देखो करंट कैसे चल रही है, बाहर से अंदर क्लॉकवाइज। और पीछे क्या बनाएगा ना, तो जैसे जैसे तुम पास आते जाओगे कॉइल की इंड्यूस करंट कुछ इस तरीके से बहेगी कि वो इस बार मैग्नेट के पास आने का अपोज करेगी। साउथ पोल पास आ रहा है, साउथ पोल जनरेट हो जाएगा, पोल सामने हो जाएंगे, सेम पोल्स रिपेल करते हैं, अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट करते हैं रिपल से। अब सोचो फिर भी मैं नहीं रुकूं, मैं फिर भी करीब लाऊं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये मुझे करना पड़ेगा वर्क, और यही वर्क तुम्हें लाइट एनर्जी के फॉर्म में हीटिंग इफेक्ट में दिखती है। क्लियर, तो बात क्या है, फ्लक्स कहता है हमेशा, लेंज कहते हैं कि फ्लक्स के चेंज का इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट अपोज करते हैं। सिंपल बात,
फ्लक्स बढ़ रहा है तो इंड्यूस करंट कुछ ऐसे बनेगी कि वो फ्लक्स के चेंज का अपोज करे। कैसे? बार मैग्नेट पास जा रहा है, रिपेल करवाना है, दूर जा रहा है, अट्रैक्ट करवाना है। सोच के देखो, नॉर्थ पोल पास आ रहा हो तो सामने क्या दिखेगा? फिर इंड्यूस करंट ऐसे फ्लो करेगी इस कॉइल में कि सामने नॉर्थ आ जाए तो ऑब्जर्वर को कैसे दिखेगी? एंटी क्लॉकवाइज करंट। और पीछे क्लॉकवाइज दिखेगी तो पीछे साउथ, इधर नॉर्थ। नॉर्थ नॉर्थ सामने आ गए, रिपल्शन, रोक रहा है पास आने से, जबकि उसी के कारण इसका ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है। दूर जा रहा है नॉर्थ पोल तो फ्लक्स क्या हो रहा है? घट रहा है। नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, अट्रैक्ट करवाना है तो अट्रैक्शन के लिए साउथ पोल प्रोड्यूस करेगी। अगर ऑब्जर्वर इधर है तो उसे कैसे दिखेगी करंट? क्लॉकवाइज, बाहर से अंदर, बाहर से अंदर, एंटी क्लॉकवाइज अंदर से बाहर। तो बाहर से अंदर साउथ पोल, नॉर्थ पोल को जाने से रोक रहा होगा। तो जो मैं अपोज जो मिला मुझे पास आने में या दूर जाने में, और फिर भी मैं पास ला रहा हूँ, फिर भी मैं दूर जा रहा हूँ, तो जो अगेंस्ट द अपोजिशन मुझे वर्क करना पड़ा एक्सटर्नल एजेंट को, वही हीटिंग इफेक्ट के टर्म में आपको कॉइल पर दिखाई देती है। आई होप आप समझ गए। तो कभी बोले कि ये जो करंट एनर्जी दे रही है ये कहाँ से आ रही एनर्जी आ रही है, तो वो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क है जो अगेंस्ट द ईएमएफ काम कर रहा है, अगेंस्ट द लेंज काम कर रहा है कि अपोज करना है, फिर भी मैं नहीं मान रहा, मैं पास ला रहा हूँ। तो अपोजिशन तो कॉइल कर रही है, अब वही वर्क एनर्जी के फॉर्म में मिलेगी। तो मैं जितना 10 जूल मैंने खर्चा कर दिया 12 मिनट को पास लाने में, तो फिर 10 जूल हीटिंग इफेक्ट के फॉर्म में लॉस हुई होगी। क्लियर हो गया? अब सवाल समझा देता हूँ। ये तो लेंज की कहानी थी, कहानी में सवाल नहीं बनता, सवाल सीधा बनता है। सवाल यहाँ से स्टार्ट हो, आपको अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो फ्लक्स घटाना है, घट रहा है तो बढ़ाना है। इसके दो केसेस हैं। पहला, कॉइल विद बार मैग्नेट। अब आप ऑब्जर्व करेंगे पोल्स को, आप या तो अट्रैक्शन या तो रिपल्शन, दो ही काम है आपके पास। अगर आपको अट्रैक्ट करवाना है तो पोल्स अपोजिट आमने सामने होने चाहिए, साउथ के सामने नॉर्थ होना चाहिए, नॉर्थ के सामने साउथ होना चाहिए। रिपेल करवाना है तो साउथ के सामने साउथ लाना है, नॉर्थ के सामने नॉर्थ लाना है। उस हिसाब से कॉइल में करंट प्रोड्यूस कराएगा जिधर आप होंगे, जहां बोलेगा ऑब्जर्वर कहाँ है, वहां से आप कैसी करंट देखना चाहते हो, अंदर से बाहर या बाहर से अंदर। क्लियर हो गया? ठीक। जैसे मैं एक सवाल करवा देता हूँ, ये हमारा कॉइल, ये हमारा बार मैग्नेट, नॉर्थ पोल साउथ पोल दूर जा रहा है, ऑब्जर्वर यहाँ है, कॉइल को देख रहा है। नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, हमें पता है ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, फ्लक्स लीकेज है, सोर्स दूर जा रहा है, ईएमएफ होगा, फ्लक्स कम हो रहा है। अब ये कॉइल कुछ इस तरीके से करंट प्रोड्यूस करेंगे, इंड्यूस करंट, कि ये नॉर्थ पोल को दूर जाने से रोके, क्योंकि इसके सामने कौन है? कॉइल के नॉर्थ पोल है। तो अट्रैक्शन के लिए इधर क्या होगा? साउथ, इधर क्या होगा? नॉर्थ। ऑब्जर्वर को कैसी करंट दिखेगी? ये क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब बाहर से अंदर। अब बाहर से अंदर देखो, फील करो, बाहर से अंदर फील करो, फील करोगे तो तुम्हें दिखेगा बाहर से अंदर क्लॉकवाइज करंट, साउथ पोल। तो सवाल आता है कि बताओ कौन सा पोल दिखेगा? साउथ। पीछे से बोलता तो नॉर्थ दिखता। ऐसे सवाल। क्लियर हो गया? दूसरा, इसका मतलब बार मैग्नेट के केस में तुम्हें पोल्स देख लेने हैं, पास आ रहा है तो रिपेल करवाना है इंड्यूस करंट करवा के, और दूर जा रहा है तो अट्रैक्ट करवाना है, तब भी इंड्यूस करंट करवा के ही करना है। अगर इंड्यूस करंट नहीं प्रोड्यूस हुई, ईएमएफ सिर्फ प्रोड्यूस हुआ, तो अपोज या सपोर्ट नहीं होगा। क्लियर? क्योंकि इंड्यूस करंट ही पोल्स क्रिएट करता है, ईएमएफ नहीं करा पाएगा। दूसरा क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का ऑब्जर्वेशन। बी चेंज हो रहा हूं, मतलब ऐसे सवाल हो, मेरे पास एक कॉइल है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया। अब सवाल में मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे एक्सटर्नल। यहां तो बार मैग्नेट की बात करेंगे, पास आ रहा है दूर जा रहा है, तुमने बोल दिया दूर जा रहा है, पास लाना है, अट्रैक्शन। पास आ रहा है, दूर भेजना है, रिपल्शन। बुलाना है या धक्का देना है। ओके, पास बुलाओ या धक्का मारो, मर्जी तुम्हारी। हाँ सही बात है, हंसने की क्या बात। पास बुलाना है या धक्का मारना। पास कब बुलाना है? मैं दूर जा रहा हूँ, और पास आ रहा हो तो धक्का मारना। ओके, डिपेंड्स ऑन कौन सा पोल कॉइल के पास है। ठीक है। ओके, दूसरा केस ये, मेरे को बी समय के साथ चेंज कर रहे हैं, बढ़ रहा है। अब सोचो, बार मैग्नेट अब नहीं है, बी बढ़ रहा है तो कॉइल पर फ्लक्स की वैल्यू बढ़ रही है। फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इंड्यूस ईएमएफ है, इंड्यूस करंट है, इसमें तो कोई शक ना है। इंड्यूस करंट कुछ ऐसे होगी जो फ्लक्स के चेंज का अपोज करेगी। करवाते हैं भैया। तो देखो, एक मैग्नेटिक फील्ड है एक्सटर्नल सोर्स का, जो कि सवाल में गिवन होगा। एक मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करेगी? इंड्यूस करंट, इसको बी इंड्यूस कहते हैं। तो मैं चाहता हूं अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है तो मैं उसको कम करना चाहता हूं, तो इंड्यूस करंट में ऐसे ही भेजूंगा, कॉइल में चलाऊंगा, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करे। मतलब समझ पा रहे हो? जैसे फिर से देखो, मैंने कहा बी एक्सटर्नल है, बी बढ़ रहा है, कॉइल पर फ्लक्स तुम कह रहे हो बढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात। फ्लक्स चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो तुम कहोगे एक इंड्यूस ईएमएफ है, बिल्कुल है। एक इंड्यूस करंट है, बिल्कुल है। अब वो इंड्यूस करंट क्या करेगी? लेंज के हिसाब से वो अपोज करेगी फ्लक्स के बढ़ने का। क्या कर सकती है इंड्यूस करंट?
इंड्यूस करंट या तो पोल्स क्रिएट कर सकती है साउथ नॉर्थ के हिसाब से, अट्रैक्शन रिपल्शन, या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। करती तो दोनों में एक ही काम है, लेकिन ऑब्जर्वेशन हमारा अलग अलग होता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है तो इंड्यूस करंट को घटाना होगा, तो इंड्यूस करंट एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, जैसे बी इंड्यूस। अब बी इंड्यूस को या तो तुम्हें सपोर्ट में ला देना है एक्सटर्नल के, या तो अपोज में। सपोर्ट में कब? जब फ्लक्स घट रहा हो। अपोज में कब? जब फ्लक्स बढ़ रहा हो। सोचो, बी क्रॉस में है एक्सटर्नल का, फ्लक्स बढ़ रहा है बी के बढ़ने के कारण, मैं इंड्यूस करंट ऐसे ही चलाऊंगा कि बी घट जाए, तो इंड्यूस करंट का बी बाहर आना चाहिए। उसके लिए इंड्यूस करंट, हाँ, एंटी क्लॉकवाइज, पहला चैप्टर। कॉइल में इंड्यूस करंट एंटी क्लॉक होगी तो उसका इंड्यूस्ड भी बाहर होगा, एक्सटर्नल का अंदर होगा, दोनों दूसरे के अपोज में होंगे, अब बी कम होगी। क्लियर हो गया? इसका मतलब है दूसरे केस में या तो बी को बढ़ाना है या तो बी को घटाना है, बाई प्रोड्यूसिंग इंड्यूस करंट। क्या बात क्लियर हो गई? दिस इज लेंज लॉ। इससे ज्यादा कुछ नहीं है कि एक केस 12 मिनट का हो गया, दूर जा रहा है, पास बुलाना है, पास आ रहा है, दूर भेजना है, नॉर्थ पोल पास आ रहा है, कॉइल पे नॉर्थ पोल बनेगा। नॉर्थ बनाने के लिए मुझे करंट एंटी क्लॉकवाइज चलानी पड़ेगी, मैंने कहा एंटी क्लॉकवाइज। साउथ पोल दूर जा रहा है, यहाँ नॉर्थ चाहिए अट्रैक्शन के लिए, नॉर्थ पोल के लिए एंटी क्लॉकवाइज। नॉर्थ पोल पास आ रहा है तो सामने नॉर्थ चाहिए रिपल्शन के लिए, नॉर्थ के लिए एंटी क्लॉकवाइज। बोल लोगे? बोलो। अगर बोल लोगे तो बहुत अच्छी बात होगी, एक सवाल हमारा बन जाएगा। ये है। और अगर देखो बी दिया गया है, बी बढ़ रहा है, घट रहा है, तो इंड्यूस करंट बी प्रोड्यूस करेगा। अब या तो वो एक्सटर्नल बी के सपोर्ट में रहेगा या उसके अपोज में। जैसे देखो, मेरे से कोई कहे कि ये एक बना देता हूँ सही से ताकि अपने को क्लियर हो जाए। इतना समझ आ गया? तो पहले इतना देख लो, ये हमारा लेंज ले की कहानी थी। तो दो ही केसेस होते हैं, एक बार मैग्नेट के साथ होता है, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में लूप होता है। तो अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में लूप है तो इंड्यूस करंट का फीलिंग होगा कि वो बी बनाएगा, बी इंड्यूस। अब बी इंड्यूस को या तो सपोर्ट में लाना है या तो अपोज में। देख लेना चार उंगली घुमा के, हम तुम्हें सपोर्ट में चाहिए या अपोज में चाहिए, क्लॉक घूमेगा या एंटी क्लॉक, या बार मैग्नेट का होगा, अट्रैक्शन या रिपल्शन। क्लियर है? बस दो केसेस बिल्कुल फिक्स रखो, एक काम और कर देंगे, काम पूरा हो जाएगा। अब आते हैं, तुमको एक बात सिखाता हूँ। एक सवाल है छोटा सा, वो कहते हैं चलो इतनी बातें हो गई तो क्वेश्चन करो। उन्होंने कहा कि देखो मेरे पास एक ऐसे वायर का अरेंजमेंट है, एक रॉड ली है मैंने, रॉड भी कंडक्टर है पी क्यू, तो और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस की। मैं क्या कर रहा हूं, मैं जा रहा हूं v स्पीड से लेके इसको दूर जा रहा हूं। क्या होगा? तो ये जो लूप है तुम्हारा ए बी क्यू पी, ये जो लूप है ए बी, करंट तो लूप में ही बहेगी, ए बी पी क्यू। इस लूप के बारे में कहा था, गा दो, अब आते हैं। अगर ये पी क्यू वायर दूर जा रहा है तो मेरे ख्याल से इफेक्टिव एरिया बढ़ रहा है, बी कांस्टेंट है लेकिन एरिया बढ़ रहा है दूर जाने से। लूप का एरिया बढ़ने से फ्लक्स बढ़ रहा है, फ्लक्स घटाना है। अब इंड्यूस करंट तो एरिया को तो कम नहीं कर पाएगी ना, वो तो मैग्नेटिक फील्ड का है तो सपोर्ट दे सकती है, अपोज दे सकती है। उसने कर रहा है एरिया बढ़ा रहे, फ्लक्स बढ़ रहा है, काम करो मैं मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देती हूँ जो कि एक्सटर्नल का अपोज कर देगी। कैसे? देखो 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 देखो, एक एक्सटर्नल कैसी है, इनवर्ड, हमें कैसी चाहिए, आउटवर्ड। आउटवर्ड के लिए इंड्यूस करंट ये एंटी क्लॉकवाइज, तो बी इंड्यूस कैसे हो जाएगी, डॉट में, और बी एक्सटर्नल कैसी है, क्रॉस में। अब दोनों दूसरे के अपोजिट, इंड्यूस करंट कैसी, एंटी क्लॉकवाइज हो गई। तो ऐसे ऑब्जर्व करना है। तो पूरे केसेस में जो एग्जिस्टेंस है, पहले क्लैरिटी लो टॉपिक का, दो, या तो क्वेश्चन में कॉइल विद बार मैग्नेट होगा या कोई लूप या कॉइल होगा इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। बड़ा जैसा काम हो कर देना, अट्रैक्शन रिपल्शन, सपोर्ट अपोज। और सपोर्ट अपोज कौन देगा? इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। कौन प्रोड्यूस करेगा? इंड्यूस करंट, क्लॉकवाइज करंट या एंटी क्लॉकवाइज, डिपेंड्स ऑन कि तुम्हें डॉट में चाहिए या क्रॉस में चाहिए। आई होप तुम समझ गए। दिस इज कॉल्ड लेंज लॉ। लेंज के अकॉर्डिंग जब अब फाइनल तुम रिकॉल करोगे तो ई इंड्यूस का फॉर्मूला माइनस डी फाई बाई डी टी हो जाता है, आई इंड्यूस का फॉर्मूला माइनस वन बाई आर डी फाई बाई डी टी हो जाता है। ठीक है ना? तो ये, तो अगर कभी कोई मान लो क्वेश्चन पढ़ो तुम और ई इंड्यूस तुमसे कहा कि तुम फाइंड कर दो, तुमने कहा ठीक है, तुमने कैलकुलेशन कर दी, आंसर ला दिया। अब तुम क्या टिक करोगे? मान लो लेट से आंसर आया 5 वोल्ट, क्या टिक करोगे, 5 वोल्ट या -5? देखो अगर साइन के साथ है तो विद प्रॉपर साइन -5, लेकिन जनरली ऐसे सवाल बहुत रेयर होते हैं, मोस्टली तो वैल्यूज ही गिवन होती है तो हम कर लेंगे। क्लियर हो गया? अब ये निगेटिव साइन किसके अकॉर्डिंग है? निगेटिव साइन अकॉर्डिंग विद लेंज है। तुम लेंज को कंसीडर कर लोगे तो तुम्हें माइनस ये बता रहा है इंड्यूस ईएमएफ और फ्लक्स के चेंज में एक अपोज है। अगर इंड्यूस ईएमएफ होगा तो फ्लक्स के चेंज का, फ्लक्स चेंज हो रहा है उसका अपोज करेगा, ये नेगेटिव ही बताता है। क्लियर हो गया? दिस इज व्हाट लेंज लॉ। तो सिंपल है, अगर तुम थोड़ा सा पहले से पढ़े हुए थे, 1-2 बार पढ़ा हुआ है तुमने, और अब जब तुम क्लियर हो गए कि हाँ यार, तो तुम्हारे सामने बार मैग्नेट विद कॉइल होगा। टॉपिक क्या है? बार मैग्नेट विद कॉइल। टॉपिक क्या है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड विद कॉइल। देख लो, सपोर्ट करना है, अपोज करना है, अट्रैक्शन रिपल्शन, या एक्सटर्नल का सपोर्ट करना है इंड्यूस को या अपोज करना है
उंगलियां घुमाते जाओ, थंब का सपोर्ट अपोज देखते जाओ, कर लोगे बिल्कुल। नीट ने सवाल क्या पूछा, देखो क्या ही सवाल है, देख लो। उन्होंने एक सोलेनॉइड लिया, तो सोलेनॉइड भी तो कॉइल ही होती है कि आसमान से उतरी चीज़ है, ये कॉइल है। बाहर से अंदर, ठीक है ना। ये ऐसे हो गया, ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला, और ऐसे आगे। इसको ए पॉइंट बोला है, इसको बी पॉइंट बोला है, इसको सी पॉइंट बोला है, और यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगा दिए। उन्होंने कहा एक बार मैग्नेट ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल में दूर लेके जा रहा हूँ। अच्छा जी, ले जाइए। अब तुम किधर से भी देख लो, तुम्हें इधर क्या चाहिए, साउथ पोल दूर है मुझे, तो इधर साउथ चाहिए। साउथ के लिए मुझे करंट कैसी चाहिए, देख बेटा तू इधर से देख, तो तुझे कैसी चाहिए, क्लॉकवाइज चाहिए, मतलब बाहर से अंदर, बाहर से अंदर, बाहर से अंदर, बाहर से अंदर, बाहर से अंदर। मिल गया। करंट कैसी गई होगी, सी बी ए, आंसर आया। ऐसे चल रही थी, ऐसे ऐसे चलते चलते आई, ऐसे ऐसे चल रही, बाहर से अंदर, क्लॉकवाइज दिखना है, बाहर से अंदर, बाहर से अंदर, बाहर से अंदर, ऐसे निकली, ऐसे जाके फिर घूम के ऐसे चलने लगी। क्या बात क्लियर हो गई। ऐसे सवाल करोगे, तो ऐसे सवाल भी अभी नीट 24 में आई थिंक आया हुआ था, नीट 24 में, तो तुम कर सकते हो। ओके, तो ये तुम्हारा लेंस हो गया। तो अगर इधर से देखोगे तो क्या दिखेगा, हाँ ऑब्जर्वर इधर भी तो हो सकता है नॉर्थ, क्योंकि एक तरफ साउथ होगा तो दूसरी तरफ नॉर्थ। क्यों, एक तरफ देखो करंट ऐसे चल रही है, इधर से देखो क्लॉकवाइज, तो इधर से देखो तो एंटी क्लॉकवाइज, तो एक पोल साउथ होता है तो उसका अपोजिट वाला नॉर्थ होता है। कोई डाउट, बिल्कुल कर लोगे। दिस टॉपिक नंबर 2, फैराडे प्लस लेंज, कर लोगे। ये था, इतना कर लोगे तो तुम्हारे एक सवाल का काम तो अपने कर ही लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट, देखते हैं आगे क्या है। नेक्स्ट टॉपिक इज सेल्फ इंडक्टेंस। इंपॉर्टेंट है, अभी रिसेंटली 25 में भी इसका क्वेश्चन आया हुआ है, तो सवाल आया हुआ है तो बात करेंगे इस पर कि क्या है कैसे है, ठीक है ना। चलिए, तो अभी आपके 3 टॉपिक हो गए, फ्लक्स, फैराडे, लेंज। प्लीज इनको नोट फटाक से बनाइए, थोड़ा टाइम दीजिए मेरे साथ, एक 1.5 घंटा डेली, ठीक है ना। उससे क्या होगा कि आपका प्रॉपर नोट्स क्रिएट हो जाएगा, सारे सवाल तुम्हारे ब्रेन में एज अ फीड होते जाएंगे कि हाँ किस टॉपिक से कितने किस तरह के क्वेश्चन को फोकस करना है। चलो।